बहन के अलावा घर में और कोई नहीं है और बहुत रो रही है। अच्छा, और केस सुसाइड का है सर। वकील साहब ने अंदर से दरवाजा बंद करके जहर खा लिया है। डॉक्टर साहब, बॉडी को अच्छी तरह से चेक कीजिए। पल्स नहीं चल रही है। ही इज डेड। बॉडी को देख के लगता है कि इनकी मौत रात को करीबन 8 और 9 के दरमियान हुई होगी। किसी भी चीज को जरा ध्यान से हाथ लगाना। यस सर। हो सकता है आत्महत्या का कोई नोट वगैरह हो। मुंह से झाग निकला हुआ है। जाहिर है मौत जहर खाकर ही हुई है। खा लिया या किसी ने खिला दिया? कुछ कह नहीं सकते। अगर जहर अपने आप खा लिया तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई? ब्लड प्रेशर के मरीजों को अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। इसमें से एक कैप्सूल खाया है? कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो अगर इस दवाई के साथ खिला दी जाए तो आदमी मर भी सकता है। इसका मतलब किसी ने वकील साहब को पहले वो दवाई दी और फिर जब उन्होंने ये कैप्सूल खाया तो वकील साहब पाइप पी रहे थे। दूध आधा पिया हुआ है। कहीं वो दवाई, वो जहर इस दूध में तो नहीं? हाँ सर, इसी दूध में वो जहर मिला गया होगा। और सर, ऐसा कोई कागज भी तो नहीं मिला जिससे आत्महत्या के बारे में कुछ पता चल सकता? अगर वकील साहब को जहर इस दूध में दिया गया तो फिर ये ग्लास अंदर कैसे आया? दरवाजा तो अंदर से बंद था। कौन हो सकता है? कौन ला सकता है ये जहर से भरा दूध? मैं ये कैसे बता सकती हूँ? अगर आप नहीं बता सकती तो और कौन बता सकता है? आप ही तो उनकी देखभाल करती थी। और अगर आपने उन्हें दूध का गिलास नहीं दिया तो क्या आसमान से टपक पड़ा? आपके भाई की मौत जहर खाने से हुई है। अब जहर कहां से आया ये तो हम कह नहीं सकते, मगर दूध भाई साहब तो दूध पीते ही नहीं थे। दूध पीते ही नहीं थे? कमरा अंदर से बंद है, दूध का ग्लास आधा खाली है। फिर ग्लास अंदर लाने वाला कौन? दूध पीने वाला कौन? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? होना क्या है? सारी जायदाद मिलेगी और क्या? रहने दो ना सरोज, तुम भी। क्यों रहने दो जी? तुम चुप रहो। पिछले 15 साल से हम इस फ्लैट में रहते हैं। एक दिन भी ऐसा ना गया हो जिस दिन इस औरत ने अपने भाई से झगड़ा ना किया हो जायदाद के लिए। नींद हराम कर दी हमारी। वकील साहब आपके पड़ोसी थे, इस तरह की बातें कर रही हैं आप उनके लिए? देखिए, वकील साहब को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में सिर्फ आप ही हैं। और तो कोई घर में आया ही नहीं। आई थी। आई थी? कौन? वही चुड़ैल राधा। कहीं
देखो तो वो मेरी बहन की लड़की है, मगर उसे भतीजी कहने में भी शर्म आती है। क्यों? जब देखो जायदाद के लिए झगड़ा करती थी, झूठ बोलती है वो। कल आप वहां से कितने बजे निकली थी? रात 8 बजे के करीब। और वकील साहब की मौत करीब 8:30 के आसपास हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? वकील साहब की टेबल पर हमें एक दूध का ग्लास और ये कैप्सूल्स मिले हैं। दूध का ग्लास? लेकिन दूध का ग्लास तो वहां कोई था ही नहीं। था ही नहीं? तो फिर वकील साहब को दूध किसने दिया? एक मिनट, जब मैं अंकल से मिलकर वापस जा रही थी तो किचन में मैंने वकील साहब की बहन को देखा। क्या चाहिए? कुछ नहीं, अंकल ने ये कप किचन में रखने को कहा था। ओहो, बड़ी सेवा हो रही है अंकल की। तू क्या समझती है, अंकल तुझे मेवा देंगे? एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी तेरे हाथ, समझी? इस बात का फैसला अंकल करने वाले हैं, बहुत जल्द ही। अंकल क्या फैसला करेंगे? उनका तो एक पांव वैसे ही कब्र में लटका हुआ है। और फिर ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था। उसने दूध में जरूर जहर मिलाया होगा। मगर क्यों? उसने ये नहीं सोचा कि सबसे पहले वो ही पकड़ी जाएगी? आखिर घर में और है ही कौन? रही बात दूध में जहर की, वो तो केमिकल लेबोरेटरी की रिपोर्ट ही बता सकती है। मार्केट टेस्ट किया, दूध में शक्कर। बस? नहीं, एक और टेस्ट करना बाकी है। देखिए, ये सॉल्यूशन हमने उस दूध से तैयार किया है। अगर दूध में जहर है तो इस सॉल्यूशन की 3 या 4 बूंदें मिलाने पर भी इसका रंग नहीं बदलेगा। जी हाँ, 3 या 4 बूंदें। अगर रंग बदला तो जहर नहीं है। जरा रुकिए, मैं चौथी बूंद गिरा के देखता हूं। रंग बदल गया। दूध में जहर नहीं है? जी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? वकील साहब के मुंह से तो झाग निकल रहा था। मौत जहर खाकर ही हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि वकील साहब की मौत जहर खाकर ही हुई है। ये तो मुझे उनकी लाश देखने के बाद ही पता चल गया था। उनके मुंह से जो कड़वे बादाम की बू आ रही थी, वो सिर्फ साइनाइड खाने के बाद ही आती है। साइनाइड? हाँ, साइनाइड, किंग ऑफ द पॉइजन्स। उसे हम जहरों का राजा कहते हैं। वो इतना खतरनाक है कि जिससे बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी खतरा हो सकता है। वकील साहब की मौत कितने बजे हुई होगी? वकील साहब की मौत रात को 8:30 बजे के करीब हुई है। 8:30 बजे के करीब? जी हाँ। मतलब राधा के वहां से जाने के बाद? यानी मेरा अंदाजा सही था। एक बात और, वकील साहब की इन 2 उंगलियों पर से मुझे थोड़ा सा साइनाइड बरामद हुआ है। कहां से आ सकता है ये जहर? कहीं से भी आ सकता है। इनफैक्ट बी केयरफुल। आप जब कमरे की तलाशी लेंगे, आपको सावधानी बरतनी होगी। और वकील साहब ने जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई खाई थी, जहर उस दवा के साथ भी अंदर जा सकता है। इस केस ने बहुत उलझा दिया है मुझे। कमरा अंदर से बंद। वकील साहब अगर आत्महत्या करना ही चाहते थे तो वो कोई घरेलू जहर भी ले सकते थे, लेकिन साइनाइड? कैसे हुई वकील साहब की मौत? ये रिमोट कंट्रोल से हुआ है सर, रिमोट कंट्रोल से। जैसे दूर से रिमोट का बटन दबाने से टीवी ऑन होता है,
टीवी ऑफ होता है, वैसे ही दूर से रिमोट का बटन दबाया और आदमी मर गया। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सॉरी सर। जिस दिन रिमोट कंट्रोल से मर्डर होने लगेंगे हमारी नौकरियां चली जाएंगी और फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्जन को वकील साहब की उंगलियों पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले, लेकिन साइनाइड वकील साहब की उंगलियों पर लगा कैसे? वो क्या चीज हो सकती है जिस पर साइनाइड लगाकर कातिल चला गया? टेबल लैंप, कुर्सी, पाइप। आगे बोलो। पेन, पेपर, पैसा। आगे बोलो। एस्ट्रे, टेलीफोन, ग्लास। यस, ग्लास। हमें फौरन केमिकल लैब जाना चाहिए। अगर इस ग्लास पर कहीं भी साइनाइड लगा हुआ है तो वो इस गैस के लगाने पर अपने आप साफ साफ दिखाई देगा। ग्लास पे साइनाइड है। ग्लास पे साइनाइड है। ग्लास पे साइनाइड, ठीक फिंगरप्रिंट्स के ऊपर। यस, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट में लिखा था कि इस ग्लास के ऊपर वकील साहब के अलावा उनकी बहन के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। वकील साहब की बहन को अरेस्ट करो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने भाई को जहर नहीं दिया है। राधा ने तुम्हें अपनी आंखों से दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने दूध में सिर्फ शक्कर मिलाई थी। वकील साहब की मौत का फायदा आपको और राधा को ही हो सकता है। तो फिर आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वकील साहब का ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको और आपकी बेटी को मिलने वाला था, तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी थी वकील साहब को खत्म करने की? लेकिन मैंने तो आपको बताया था, भाई साहब ने गोवा वाली जमीन बहुत पहले ही मेरी बेटी के नाम कर दी थी। मगर राधा बार बार वकील साहब के पास आने लगी और फिर आपको इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं वकील साहब वो जमीन आपकी बेटी के बजाय अब राधा को न दे दे। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है वकील साहब को मार डालने का? मैं आपको बताती हूँ, उस दिन जिस दिन भाई साहब की मौत हुई, राधा जब भाई साहब के कमरे से मेरे पास किचन में आई। ओहो, आप क्या समझती हैं? अंकल को दूध का एक ग्लास देकर उनकी देखभाल कर रही हैं आप? मैं कम से कम इतना तो कर रही हूँ, तुम तो इतना भी नहीं करती। बस मेहमानों की तरह आती हो और भाई साहब के कान भर के चली जाती हो। दूध का ग्लास तो कमरे तक कोई भी पहुंचा सकता है। अगर इतना ही भारी लगता है आपको तो लाओ, मुझे मैं पहुंचा देती हूँ अंकल को दूध। रहने दो। अगर इतनी ही परवाह होती भाई साहब की तो उन्हें किसी अच्छी हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका चेकअप करा देती। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। ये जितनी अकड़ है ना तेरी, जल्दी ही दूर हो जाएगी। याद रखना, जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी तेरे हाथ नहीं लगेगी। मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपको अच्छी तरह से याद है उसने ग्लास अपनी चुन्नी से ही पकड़ा था? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है।
वो पीले रंग की चुन्नी थी। I see. मुमकिन है जहर उस चुन्नी के जरिए ग्लास तक पहुंचा हो। कहां से साइनाइड वकील साहब के शरीर के अंदर गया? अगर चुन्नी पर साइनाइड लगा होता तो राधा खुद मर सकती थी, और फिर ग्लास के बाहर लगा साइनाइड शरीर के अंदर कैसे पहुंचा? साइनाइड ग्लास से हाथ से मुंह में, या फिर किसी और चीज से हाथ से ग्लास पर, ग्लास से मुंह में। मगर वो चीज क्या हो सकती है जिससे साइनाइड आया? हमें फिर से वकील साहब के कमरे की तलाशी लेनी होगी, तभी पता चल सकता है कि कातिल कौन है। देखिए, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। मेरे पास ये सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी भी चीज पर शक है तो इस सॉल्यूशन को उस पर लगाने पर हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि उस पर साइनाइड है या नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब, आप कुछ एंटीडोट तैयार रखिए, कुछ दवाई तैयार रखिए। साइनाइड इंसान को बचने के लिए बहुत कम वक्त देता है। प्रिकॉशन इज द ओनली एंटीडोट, और यह बात आपको अपने ऑफिसर्स को समझानी होगी। सब लोग सावधान रहिएगा भाई। राजन। यस सर। शिंदे, देसाई का देसाई यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलिए आप भी बाहर जाइए। देसाई बोलो क्या? देसाई जब अंदर गया तो उसने किसी चीज को हाथ लगाया था जिस पर जहर लगा हुआ था, लेकिन जहर मुंह तक पहुंचा कैसे? मैंने पहले ही कहा था सर, यहां इस कमरे में कोई रिमोट कंट्रोल से खून कर रहा है सर। मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा सर। आप चाहे मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा सर। कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे पता है कमरे में जाना बहुत खतरनाक है, और अगर इतना ही डर था तो फिर पुलिस की नौकरी क्यों करते हो? आप कुछ भी कहें सर, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सर, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा सर। गेट आउट, गेट आउट। क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? क्या इन लोगों के बीवी बच्चे नहीं है? क्या देसाई के बाल बच्चे नहीं है? इट्स ऑल राइट। जब देसाई की मौत हुई तब तुम फोटो खींच रहे थे। यस सर। तो तुमने देखा देसाई के हाथ में क्या था? वो क्या कर रहा था? उसने किस चीज को हाथ लगाया था? पता नहीं सर। मैं जब अंदर था तब देसाई की पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैंने 2 एक फोटो जरूर निकाली सर। जब मैंने देसाई की फोटो खींची थी वो बुक शेल्फ के पास ही खड़े। ये देखिए सर, वो बुक शेल्फ के पास ही खड़े हैं। उनके हाथ में किताब है। क्या तुम किताब का नाम पढ़ सकते हो? नहीं सर। अच्छा, इसे और बढ़ा दो। यस सर। इसे प्रिंट करो। यस सर। दो 103 104। सर, एक फोटो और भी है सर। अच्छा, दिखाओ। ये देखो देसाई का हाथ कहां पर है? उसका हाथ मुंह के पास है। यस सर। इसे भी प्रिंट करो। ये देखो, इस फोटो
फोटो में देसाई का हाथ किताब के ऊपर है। यस सर। और इस फोटो में देसाई का हाथ मुंह के पास है। देखो, याद करने की कोशिश करो, इन किताबों में से वो कौन सी किताब है जो वकील साहब पढ़ रहे थे? ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं? ये सब तो एक जैसी लगती है। याद करो राधा, याद करो। जब तुम कमरे के अंदर आई थी, तब वकील साहब ने तुम्हें देखकर उस किताब का क्या किया? याद करो। याद आया। कौन है? मैं हूँ अंकल, राधा। अरे आओ आओ, कैसी हो राधा? जी अच्छी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे में आदमी या तो भजन पूजन करता है या किताबें पढ़ता है। हाँ, याद आया। वो एक काली सी किताब थी। उसका लाल रंग का बॉर्डर था। ऐसी किताब थी वो। ये नहीं है वो? नहीं, उसमें सीएल लिखा था। ये? नहीं। ये? नहीं। वहाँ देखिए। ये है वो किताब। ये हुई काम की बात। इस किताब के हर पन्ने की ठीक से जांच करो। आप चाहें तो बाहर जाकर बैठ सकती हैं। डिटेक्टिव देसाई मरते वक्त 13-13 कह रहा था, तो यही है वो 13वां पन्ना जिसने 2 लोगों की जान ली। सिटीजन्स लाइब्रेरी, 22 अप्रैल, यानी वकील साहब की मौत के 1 दिन पहले ये किताब इश्यू की गई है। इस किताब को पहचानते हो? जी। जरा बाहर आइए। जी हाँ, आइए बाहर। ये किताब आपके पास? बहुत जल्द पहचान लिया इस किताब को? कुछ दिन पहले मैंने ये किताब माथुर साहब को दी थी। कुछ दिन पहले नहीं, माथुर साहब की हत्या होने से 1 दिन पहले। हत्या? मगर मैंने तो लोगों से ये सुना था कि माथुर साहब ने खुदकुशी कर ली थी, जहर खाकर। माथुर साहब ने जहर खाया नहीं जी, उन्हें इस किताब के जरिए जहर दिया गया। इस किताब? यही है वो किताब। ये देखो, इस पर लगा हुआ है जहर। जी। इस पन्ने पर लगा हुआ है साइनाइड। इसे दूर रखिए ना। और ये किताब तुमने ही माथुर साहब को दी या नहीं? दी, क्योंकि माथुर साहब को ये किताब चाहिए थी, और इसमें जहर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कब से जानते हो माथुर साहब को तुम? यही कुछ 6-7 सालों से। वो कई बार हमारे पास किताब पढ़ने आते थे या किताब ले जाते थे। इसी बहाने थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी उनसे। तब तो तुमने इस बात को भी गौर से देखा होगा कि माथुर साहब किस ढंग से पन्ने पलटते थे? जी मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे। 22 अप्रैल को जब माथुर साहब यहाँ आए तो तुम्हारी उनसे क्या बातचीत हुई? दरअसल मैंने उन्हें फोन करके यहाँ बुलाया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इस किताब के लिए कई बार यहाँ आए थे, और मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ये किताब मुझे मिल जाएगी मैं आपको
फोन कर दूंगा। और जैसे ही ये किताब तुम्हारे पास आई, तुमने माथुर साहब को यहां बुला लिया। जी। माथुर साहब से पहले ये किताब किसके पास थी? किसके पास थी? किसके पास थी? याद आया, माथुर साहब के पहले ये किताब हाई कोर्ट के वकील जगताप सिंह के पास थी। लाइब्रेरी के किसी घटिया क्लार्क ने आपको क्या बता दिया कि किताब मेरे पास थी और बिना सोचे समझे आप मेरे पास चले आए? हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे वकील साहब, हम तो सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ बदमाशों की जाती है, समझे आप मुझे कानून मत सिखाइए। पिछले 20 साल की प्रैक्टिस है मेरी। इस शहर का एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। माथुर खुद मेरी इज्जत करता था। अच्छा, तो माथुर साहब को आप जानते थे? हाँ, हालांकि कोर्ट में तो हम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन बाहर तो अच्छे दोस्त थे। झूठ बोलता है। अरे कोर्ट के बाहर भी दोनों दुश्मन थे। ये तुम कैसे जानते हो? अब उस किताब को ही ले लीजिए। जो किताब जगताप ने पढ़ी थी वही किताब माथुर को भी चाहिए थी। अब मैं क्या बताऊं, उस दिन लाइब्रेरी में दोनों इस तरह लड़ रहे थे। बहुत गुमान है ना तुझे खुद पर, साफ सामने आ जाएगा। जो सबूत इतने दिनों से तू छुपाए फिर रहा है ना, वो मुझे मिल गया। मुझे नहीं मालूम माथुर किस सबूत की बात कर रहा था। माथुर साहब के पहले ये किताब आपके पास थी। इस किताब की कुछ पन्नों पर साइनाइड लगा हुआ मिला है। साहब, ये किताब तो मैंने लौटा दी थी। हो सकता है वो क्लर्क आपसे झूठ बोल रहा। आप उसी से क्यों नहीं पूछते मेरे किताब लौटाने के बाद उसने क्या किया? मैंने फौरन माथुर साहब को फोन करके बता दिया। उस वक्त कुछ 12:30 बजे थे। क्या कहा माथुर साहब ने? माथुर साहब ने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैंने कहा अभी मत आइए, आप लंच के बाद 2 बजे आइए। लंच करने के लिए तुम कहां जाते हो? सर, मैं नीचे के होटल में जाता हूं। लंच टाइम में लाइब्रेरी में कौन रहता है? सर, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। हम लोग ताला लगा के चले जाते हैं। और चाबी किसके पास होती है? चाबी तो मेरे पास होती है साहब। अच्छा, तो चाबी तुम्हारे पास थी? जी। क्या माथुर साहब ठीक 2 बजे यहाँ आए थे? जी नहीं, माथुर साहब कुछ 3:30 बजे के करीब आए। लंच करके तुम कितने बजे वापस लौटे? मैं 2 बजे आ गया था क्योंकि लाइब्रेरी खोलनी थी साहब। अच्छा, तो तुम 2 बजे आए, माथुर साहब 3:30 बजे। उस बीच लाइब्रेरी में कोई लोग थे? थे कुछ 10-12 लोग साहब। उस दरमियान लाइब्रेरी छोड़कर तुम कहीं गए थे? जी, कहीं नहीं गया साहब। बाथरूम भी नहीं? बाथरूम गया था पर बहुत जल्दी वापस आ गया था। जब तुम लौटे तो किताब उसी जगह पर थी? जी नहीं, ऐसा लगा किसी ने हाथ लगा दिया उस पे। किसने? मालूम नहीं, मैं उसे दूर जाते हुए देखा। कुछ काला कोट डाला हुआ था, वकील के जैसा, ऐसा कुछ लगा साहब। तलाशी का वारंट है आपके पास? चिल्लाओ मत वकील साहब, पड़ोसी जाग जाएंगे। ये खून का मामला है। अगर केस जीतने के लिए मैंने माथुर साहब का खून करवाया होता ना, तो आज की तारीख में 212 वकीलों का खून किया है मैंने। 212 केस जीते हैं मैंने। हम सबको अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है वकील साहब। मुझे कटघरे में खड़ा करके कितनी बार इज्जत उतारी है आपने। तो आज आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। क्या? अगर इस घर में से मेरे खिलाफ आपको एक भी सबूत मिला तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। और नहीं मिला तो तुम पुलिस की नौकरी छोड़ देना। मैं फिजूल में केस नहीं लड़ता। इस बार जीतना मुश्किल है वकील साहब। माथुर ने भी एक बार यही कहा था। उसने मेरे एक मुवक्किल को सजा दिलवाई थी। हमने अपील की। हम अपील जीतने ही वाले थे और उस माथुर का सारा घमंड मैं मिट्टी में मिला के रख देता। मगर अफसोस कि ऐसा हो न सका। मेरे मुवक्किल का लॉकअप में किसी से झगड़ा हो गया और लॉकअप में उसका खून हो गया। मैं ये केस उसके बीवी बच्चों के लिए और उसके गरीब भाई के लिए लड़ रहा था। उसे लैब असिस्टेंट की नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि माथुर साहब ने अदालत में यह साबित करके दिखाया कि उसका भाई एक कातिल है। लैब असिस्टेंट? हाँ, जाके पूछिए डीएम कॉलेज के लैब में कि अरुण सक्सेना को केमिस्ट्री लैब से क्यों निकाल दिया गया। चाह रहे हैं आप? हाँ। शर्त हार गए? आप शर्त हार गए वकील साहब। अरुण
सक्सेना को तो हमने 2-3 महीने पहले ही निकाल दिया था। क्यों? कुछ अजीब किस्म का आदमी था वो। अजीब था या इसलिए कि उसका भाई एक कातिल है? कातिल? नहीं, हमारा उसके साथ क्या लेना देना। मुझे मालूम है उसका भाई लॉकअप में मर गया था, और मैंने तो प्रिंसिपल साहब से कंप्लेंट करी थी कि लैब से सामान चोरी हो रहा है। चोरी? हाँ, आप ये रजिस्टर देखिए ना, जिस पर सामान की सब काउंटिंग लिखी हुई है। रोज कुछ ना कुछ गायब हो जाता था। आप खुद ही देख लीजिए, देखिए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम साइनाइड। नहीं, ये नहीं चुराया उसने। बहुत खतरनाक केमिकल है ना, इसलिए हम उसे लॉक करके रखते हैं। चाबी मेरे पास है। क्या मैं देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए, चलिए। गायब? मुझे फौरन अरुण सक्सेना के घर का पता चाहिए। किसी ने राजू को मार डाला, किसी ने मेरे राजू को मार डाला। थोड़ा थोड़ा करके ही तो देता हूँ। कुत्ते बिल्लियों को नहीं खिलाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि साइनाइड बन गया है। साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड। राजू को मार डाला, मेरे राजू को मार डाला। राजू। पेज नंबर 13। मेरे भाई को 13 नंबर के कमरे में ही बंद किया था। 13 नंबर पेज पर ही वो कानून लिखा हुआ था। मेरा भाई बच न सका, लॉकअप में मौत। और अब वापस पेज नंबर 13। लाइब्रेरियन, तूने मेरे बारे में पुलिस को बताया। अब तू मरेगा। अब 13 नंबर है। दूध में जहर मिला के मार डाला। साइनाइड। रूम नंबर 12 कहाँ है? वहां पे। तुम बाहर जाके इंक्वायरी करो। यस सर। क्विक। सर, बाजू वाली औरत ने उसे जाते हुए देखा था। उसके हाथ में किताब भी थी। आज कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तुम यहाँ पर हमेशा तभी आते हो जब यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी तो मजा आता है। आज सिर्फ तुम और मैं। मतलब ये किताब वापस ले लो। और लेकिन ये किताब हमारी लाइब्रेरी की नहीं है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। कोई बात नहीं,
अगर ऐसा है तो ये किताब मैं अपने घर ले जाता हूँ। अरे हाँ, एक बात बताइए, आप किताब पर लाइब्रेरी की मोहर कहाँ लगाते हैं? अब पहले पन्ने पर और आखिरी पन्ने पर। तो इतने सारे पन्नों पर क्यों लगा दी? इतने सारे? हाँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सभी पन्नों पे लगा दी। देखो, यहाँ तो नहीं है। अगला पेज देखो। जल्दी चलो वरना लाइब्रेरियन मारा जाएगा। पास पास। और देखो, यहाँ भी नहीं है। और आगे देखो। क्या हुआ? देखो, आज में भी नहीं है। पेज नंबर 9 देखो। यहाँ पर स्टैम्प है। हाँ, और आगे पेज नंबर 10। और आगे देखो। और आगे अगला पेज देखो। 12 में भी है। क्या है कि मुझे पेज नंबर 13 बहुत पसंद है। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो ये साइनाइड मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। अगर इसकी एक बूंद भी तुम्हारी आंख या मुंह में गई तो तुम फिर कभी जिंदगी में ऊपर वाले का नाम नहीं ले पाओगे। रुक जाओ। समझदारी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं करूंगा हवाले मैं अपने आप को, नहीं करूंगा। मुझे अपने भाई की तरह सलाखों के पीछे नहीं मरना है। हट जाओ, हट जाओ। खुद को संभालो और सक्सेना, खुद को संभालो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं करूंगा, हट जाओ। आ जाऊंगा, कभी हाथ नहीं आऊंगा। नंबर 54 रिपोर्टिंग। सब इंस्पेक्टर भोसले। आदमी की लाश है। हाँ, लाश है, गली में ही पड़ी है। उसकी उम्र करीब 24-25 साल का होगा।
आसपास कोई हथियार है? नहीं नहीं नहीं, कोई हथियार नहीं है। क्या गोली मारी है? नहीं, शायद चाकू से मारा है। आसपास कोई लैंडमार्क? ये रेलवे लाइन के पास ही है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर आ रहे हैं? हाँ साहब, आने वाले हैं। और फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। सर कितने बजे फोन आया था? करीब 10:30 बजे सर। पता चला लाश किसकी है? नहीं सर, अभी तक लाश की पूरी तरह जांच नहीं हुई सर। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इस भीड़ में खड़े लोगों से पूछताछ की? कोई आई विटनेस? नहीं सर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और ज्यादातर लोग अभी आए हैं सर। देख रहे हो विक्रम, सब दुकानें बंद है। हाँ, सबके सब भाग गए बोरिया बिस्तर बांध के। कब तक भागेंगे? खून सूखते ही सब अपनी जगह पर वापस लौट आएंगे। जूते काफी महंगे हैं। लड़का किसी अच्छे घर का लगता है, तो फिर इस एरिया में क्या कर रहा था? सर मैं इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। यहाँ पे अक्सर बड़े घर के लड़के ड्रग्स खरीदने आते हैं सर। इसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज से 4-5 बार वार किया गया है सर। घाव काफी छोटे हैं। मतलब औजार पतला और नुकीला था, बटन नाइफ जैसा। सर इसकी उंगलियों पे कुछ निशान है। दस्तानों के लगते हैं, जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल वाले पहनते हैं। बॉडी टर्न। मतलब खून पैसों के लिए नहीं हुआ। लेकिन सर ये इतने पैसे लेकर इस एरिया में आया क्यों? हो सकता है खूनी ने इसे यहाँ बुलाया हो। जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन है, हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। ये चाबी मोटरसाइकिल की है। वो सब ठीक है साहब, लेकिन पूरे बम्बई में 1-1.5 मोटरसाइकिल होंगी और आप एक चाबी लेकर उसके मालिक तक पहुंचना चाह रहे हो? मजाक कर रहे हो आप? देखिए, हमारा खूनी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने भी तो 10 जगह फोन किए, फैक्ट्री में फोन किया, कंप्यूटर पे चेक किया, और मैं क्या कर सकता हूँ? आप कहो तो चाबी लेकर मैं। ये चाबी आसमान से तो नहीं टपकी, किसी न किसी दुकान से ये मोटरसाइकिल खरीदी गई है। सबको फोन किया है, सिर्फ वो खन्ना और नायक रह गए। छोटे मोटे डीलर से उससे कुछ नहीं होना। फोन करो। खन्ना? हाँ, मैं जोशी बोल रहा हूँ। अरे एक चाबी का नंबर दे रहा हूँ, देख वो मोटरसाइकिल तेरे यहाँ से बिकी है क्या? हाँ, G403। हाँ ठीक है, देखा ना, उसके यहाँ से नहीं बिकी है। नायक को फोन करो। नायक, अरे यार एक चाबी का नंबर दे रहा हूँ। हाँ जोशी बोल रहा हूँ, चाबी का नंबर दे रहा हूँ, जरा देख ले वो गाड़ी तेरे यहाँ से बिकी है क्या? G403। हाँ पुलिस केस है यार। क्या तेरे यहाँ से गई है? एड्रेस दे। अमर गुप्ता, 16 पाली हिल।
बाबू का कमरा कहाँ है? बाबा भैया का यही कमरा था साहब। अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग। अमर का खून हो गया और आप लोग यहाँ तलाशी ले रहे हो? यहाँ इस कमरे में? देखिए खूनी का पता लगाने की। खूनी खूनी सबके सब यही बोलते हैं। खूनी मिल भी गया तो क्या? हाँ खूनी इस ड्रॉअर में है। हाँ ड्रॉअर में है। हटो हटो। इस ड्रॉअर में, इस ड्रॉअर में ये लो देखो खूनी को देखो। देखो खूनी देखो खूनी इस ड्रॉअर में। देखो लगता है अमर को म्यूजिक का बहुत शौक था। म्यूजिक? नहीं नहीं, इन कैसेटों में म्यूजिक नहीं है। इन कैसेटों में तरह तरह की आवाजें जो अमर अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड करके लाता था। आवाजें? मैं कुछ समझा नहीं। कौन समझ सका अमर को? कोई नहीं, हम भी नहीं। लेकिन अमर के कॉलेज के कोई दोस्त किसी से नहीं मिलता था वो, किसी से नहीं मिलता था। इन्हीं सब आवाजों की दुनिया में खोया रहता था वो। उससे गलती का नतीजा है ये। गुप्ता जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? ये वक्त है ऐसे सवाल पूछने का। हम सब होशो हवास खो बैठे हैं और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए गुप्ता जी, तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था। क्या तहकीकात करेंगे आप? क्या है यहाँ? ये टेप्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें ले जाना चाहते हैं। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे मारी बात सांभर, डिगना है तो पानी में कुदी मारनी पड़ेगी ना भाई। अरे तैरना भी तो आना चाहिए ना भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कर खजूर। 19 जनवरी जू विले पार्ले बस स्टॉप। देखिए, हर रिकॉर्डिंग के आखिरी में वो बताता है कि उसने रिकॉर्डिंग कहाँ पे की है। अरे भाई, अगर आप लोग हमारी बात को समझते हो, 22 अगस्त सनमिल कंपाउंड परेल। सच, तुम्हारी होने वाली बीवी पर तरस आता है मुझको। रोज सौतन से झगड़े होंगे उसके। सौतन? हाँ, ये डिब्बा जिसे तुम गले में हमेशा लटकाए घूमते हो। इसलिए तो मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो कि सौतन को चुप करना अच्छी तरह से जानती है। मतलब तुम, जिसे सौतन के हर नट बोल्ट का पता है। अरे ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे तुम? बंद करो, बंद करो। तुम्हारे डैडी ने सुन लिया तो? बड़ी पता चला है, सोनी। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग करते वक्त शायद अमर का ये टेप खत्म हो गया हो। मुझे उस लड़की की बातचीत सुनकर ऐसे लगता है कि अमर की जिंदगी में उसके टेप रिकॉर्डर के अलावा और भी कोई मायने रखता था। पर उस लड़की तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ सोनी नाम से तो पहुंचना नामुमकिन है सर। टेप को रिवाइंड करके फिर से चलाओ। अच्छा, ये बात है। सच, तुम्हारी होने वाली बीवी पर तरस आता है मुझको। वो ऊपर वाला रोज टीवी सौतन कितने से का है? झगड़े होंगे उसके। 14.5 हाँ, ये डिब्बा जिसे तुम गले में हमेशा लटकाए घूमते हो। इसलिए तो मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो कि सौतन को चुप करना अच्छी तरह से जानती है। मतलब तुम, जिसे सौतन के हर नट बोल्ट का पता है। कोई स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जहाँ ये सब चीजें मिलती है। सर, टेलीफोन डायरेक्टरी में देखो।
सर, सोनी मोनी अंधेरी वेस्ट। सर, वो लड़की अंदर है। कम ऑन। सीआईडी, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या हो गया? जरा एनी को बुलाइए। एनी? एनी? तो तुम्हें अमर के बारे में पता चल गया? अमर को कब से जानती हो? 4 साल से अमर अपनी टेप रिकॉर्डर की सर्विसिंग कराने यहाँ आता था। तब से हमारी दोस्ती हो गई। तुम उसके घर नहीं गई? नहीं। क्यों? अमर की डैडी को ये पसंद नहीं था। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे डैडी एक मामूली गैरेज चलाते हैं और अमर की डैडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं, लेकिन अमर मुझे उनसे मिलाने एक दिन घर ले गया। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की? एक तो वो सुबह से रो रही है, कुछ पूछता हूँ वो बताती नहीं, और ऊपर से आप लोग। ये चक्कर क्या है? क्या तुम्हारे डैडी को तुम्हारे और अमर के बारे में पता था? नहीं, पर बाद में पता चल गया। कैसे? अमर की डैडी एक दिन पापा के गैरेज पर आए। क्या कहा उन्होंने? वो पता नहीं, लेकिन पापा उस दिन बहुत गुस्से में घर लौटे और पापा ने मुझसे कहा कि अब अमर को मिलने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी बार कब मिले थे तुम अमर से? कल शाम को। कहाँ? मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना था। अमर ने मुझे वहां छोड़ दिया और कहा कि थोड़ी देर में वापस आऊंगा। देखिए एनी सुबह से रो जा रही है और आप कुछ बताते नहीं। ये चक्कर क्या है? देखिए, खून का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये बेहतर ये होगा कि आप हमें अकेला छोड़ दें। तुमने उससे पूछा नहीं वो कहाँ जा रहा था? नहीं, उसने कहा कि कुछ काम था। क्या रिकॉर्डिंग? नहीं, रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये अमर का वॉकमैन 3 दिन पहले वो सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ दे गया था। अमर वहां गया क्यों? मैं ये तो नहीं बता सकता, मगर एक बात जरूर है कि अमर के ब्लड के अंदर ड्रग्स के कोई ट्रेसेस नहीं है। अच्छा, हो सकता है किसी और के लिए वो ड्रग्स खरीदने गया हो। मैंने इस बात के ऊपर भी गौर किया और इसी वजह से मैंने उसकी उंगलियों के नाखून के नीचे से सफाई करके देखा और वहां भी मुझे ड्रग्स से कोई ट्रेसेस नहीं मिले। मगर एक बात है, उसके स्टमक में से शराब की हल्की सी बू आ रही थी। मतलब ये कि मरने के करीब आधे घंटे पहले अमर ने या तो बियर या कोई हल्की सी शराब पी होगी और उसी के साथ मूंगफलियां यानी के सिंग दाने खाए होंगे। अगर अमर वहां ड्रग्स खरीदने नहीं गया और ना ही वो वहां रिकॉर्डिंग करने गया, तो फिर उस गली में वो गया क्यों? सुनाई नहीं देता क्या मैं? क्या हुआ साहब? कल रात को इधर मर्डर हुआ, तेरे को पता है ना? नहीं साहब। हाँ? नहीं? क्या बोला? साहब, अपन जल्दी चला गया था साहब। अरे जल्दी चला गया था, झूठ बोलता है? देखो साहब, अपन को मारो मत साहब, अपन सच बोलते हैं साहब। अपन क्या साहब की म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरला था साहब, इसलिए सोचा अपन का गाड़ी उठा के ले जाएगा, इसलिए अपन जल्दी भाग गया साहब। जल्दी भागा, लेकिन कुछ देख के तो भागा। नहीं साहब, अपन कुछ नहीं देखा साहब, पर हाँ कुछ भी तो लफड़ा होता साहब। चिल्लम चिल्ली हुआ और अपन भागे साहब। अबे झूठ बोला तो तुझे मैं वड़ा पाव बना दूंगा, समझा? नहीं साहब, अपन सच बोलते हैं साहब, अपन सच बोलते हैं। सच बोलता है ना? सच बोलता है। बोल, क्या देखा तूने? साहब, कुछ दूर से कुछ भी साफ नहीं दिखाई पड़ा साहब। क्या देखा तूने? देखा साहब,
देखा साहब, वो सामने की गली से भाग रहा था साहब, और वो मोटरसाइकिल से टकरा गया साहब। वो दोनों गिर गए पर वो भागे साहब। इसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया बोल साहब। वो सोमू गुजराती साहब। हाँ, मेरी थी मोटरसाइकिल। मतलब कातिल को सबसे करीब से तुमने देखा है? हाँ, वो मोड़ से सामने से ऐसे आया और टक्कर हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज याद रह गई। क्या? उसके चेहरे पर एक निशान था। कैसा निशान? यहाँ ऐसा निशान था साहब, लेकिन मैं जब तक उठा तब तक वो खटारा गाड़ी में बैठ के भाग गया था साहब। खटारा गाड़ी में? हाँ, वो जैसे गैरेज वगैरह में होती है ना साहब। सोमू गुजराती ने कातिल को बहुत करीब से देखा है। कातिल अकेला ही था, उसके चेहरे पर एक निशान है और वो एक खटारा गाड़ी में बैठकर भागा। लड़की के बाप का एक गराज है। गराज, खटारा गाड़ी। अमर के बाप का और लड़की के बाप का झगड़ा हुआ था। झगड़ा मैंने नहीं, उसने किया। कोई मेरे ही गैरेज में आके मुझे धोसेगा तो क्या मैं खटारा गाड़ी की तरह खड़ा रहूंगा? तुम हाल में अमर को मिले थे? हाँ, मैं बुलाया था उसको इधर समझाने को। मैं बोला जब तेरे बाप को ये सब पसंद नहीं है तो काय को टेंशन लेता है? फिर अमर ने क्या कहा? अरे कहता क्या? मतलब ये कि अभी तुम उसके बाप से मिलेगा तो उसका बाप भी यही कहेगा कि उसके छोकरे को मैंने धमकाया है। पर सच बात तो यह है कि उसका बाप ही उस छोकरे का सबसे बड़ा दुश्मन है। बकवास करता है वो। अगर वो बकवास कर रहा है गुप्ता जी, तो आपको इतना गुस्सा क्यों? क्या कहना चाहते हैं आप? अमर के खून के लिए मैं जिम्मेदार हूं? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपकी उससे क्या बात हुई। वही जो एक बड़े आदमी और एक छोटे आदमी के बीच हो सकती है। आप गुस्से में थे। कचरा आदमी लड़की की शादी की बात कर रहा था। अमर जब उस लड़की को आपके पास लेकर आया तब भी तो आपने उस लड़की की बेइज्जती की। किसने कहा आपको? उसी लड़की ने। झूठ बोलती है वो। आपने ये भी कहा कि वो अमर के काबिल नहीं। हाँ, कहा था। जिस कचरे में अमर घूमता था वहां ऐसी लड़कियां तो मिलेगी उसे। गली के किसी भी लड़की को वो घर ले आता तो मैं क्या उसे बहू बना लेता अपनी? ये दौलत, ये इज्जत खैरात में नहीं मिली है मुझे। दौलत पेड़ पर नहीं लगती। लड़की के बाप को क्या बोला आपने? यही समझाया उसे, लेकिन हंसी उड़ाने लगा मेरी और अमर की। वो और उसके मैकेनिक। क्या कहा उन्होंने? दिखाने लगे अपनी औकात, धमकी देने लगे। धमकी? किसने दी? सभी तो थे, मैं किसे जानता। एक लड़का था, जरूरत से ज्यादा बोलता था। कौन था? मैं जब गाड़ी में बैठने गया तो मेरे पास आया और बोला, अपने लड़के को समझा नहीं तो मार डालूंगा उसे। जहां पे लड़के की लाश मिली थी वहीं बम मिला। कैसे हो सकता है? जहां लाश मिली वहीं दूसरे दिन बॉम्ब? बॉम्ब है वहां पर? बॉम्ब जैसा कुछ दिखता है सर। आगे बढ़ जाइए सर। उसको छुइएगा नहीं
तू बोलता रहता मेरे को याद है। तो अमर का खून इस टेप रिकॉर्डर की वजह से हुआ, जो मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खूनी के हाथों से छूट गया। सर इस म्यूजिक में और भी आवाजें आ रही हैं? नहीं। इसमें से एक हल्की सी आवाज भी हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। पीछे जो बातचीत चल रही है वो अपने काम की है, उसे निकालने की कोशिश करो। कोशिश करता हूँ सर, लेकिन ऑर्केस्ट्रा का शोर इतना ज्यादा है कि मुश्किल लगता है। एक पैकेट से लेकिन डैम इट, फिर से चलाओ। देख, ये सेठ का काम नहीं है, ये मेरा काम है। पैसा भी ज्यादा दूंगा इस बार। 3 नंबर का ओवरलोड थोड़ा कम करो। कोई नहीं सुन रहा है कोई इधर? मैंने तुमको फायदा दिया था ना पहले भी। हाँ, गेन बढ़ा। सारा बंगला भरा हुआ है सारा बंगला। तुझे कैसे मालूम? ट्रेबल थोड़ा रिड्यूस करो। वहाँ पे वहीं खड़ा रहता हूँ, कोई नहीं रहता वहाँ पे। क्या कहा तूने? पीला बंगला? हाँ, लोहे का गेट है उसका, ग्रिल वाला। तू कितने बजे आएगा वहाँ पर? 8 बजे। वहाँ का चौकीदार 7:30 बजे खाना खाने को जाता है, फिर घुस जाएंगे हम लोग। छोटू और सूर्या भी रहेंगे ना? हाँ, 8 बजे पीला बंगला, भूलना नहीं। पीले बंगले तो इस शहर में बहुत है सर। अगर आज शाम तक हमें ये पीला बंगला नहीं मिला तो शायद ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मगर सर पीले बंगले के क्लू से ढूंढना बहुत मुश्किल है। हर जगह पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होता ही है। अगर स्टेप रिकॉर्डर के लिए खून किया गया है तो शायद चोर चोरी ना करे, शायद वे भागे होंगे, उनकी पोल जो खुल चुकी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। पीला बंगला। सोमू गुजराती ने उस खूनी को खटारा गाड़ी में जाते हुए देखा। खटारा गाड़ी, गराज, ऐसी गाड़ियां गराज में भी तो होती है। और अमर का बाप जब गराज में गया था तो वहां एक मैकेनिक लड़के ने उसे धमकी दी थी। हो सकता है कातिल एक मामूली सा गराज मैकेनिक। अरे नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम साहब। गैरेज का छोकरा लोग था उस दिन, सब इधर ही जे, पूछ लो उनसे। सब नहीं, सिर्फ एक लड़का था जिसने उस लड़के के बाप को धमकी दी। धमकी? कौन था रे? कौन था वो जिसने धमकी दिया? कौन था? सुने? कौन था? लंबू था साहब, लंबू। लंबू? अच्छा हुआ साहब मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। किधर है वो? वो पास के गैरेज में काम करता है, भोला के गैरेज में। अपनी गैरेज के मालिक के लड़की पे लाइन मारता है तू, हाँ? लाइन मारता तू? कौन बोला साहब? कभी नहीं साहब, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। सूरत देखो आशिक की। नहीं साहब। अमर को जानता है तू? कौन अमर साहब? मैं किसी अमर को नहीं जानता साहब। किसी अमर को नहीं जानता? नहीं साहब। उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? हाँ, वो पहुंच गया ऊपर। हाँ? और तू कहता है तू उसे जानता नहीं है? साहब मैं कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया हूँ साहब, मैं सिर्फ चोरी करता हूँ साहब। चोरी करता है तू? हाँ साहब। अच्छा, चोरी भी करता है तू? सिर्फ चोरी करता हूँ साहब। चोरी करता है? हाँ साहब। दादागिरी करता है? धमकी देता है? नहीं साहब, मैं किसी को धमकी नहीं दिया हूँ साहब। भोसले। यस सर, आइए। पहचानते हो इन्हें? देखा तो है पर कुछ याद नहीं आ रहा है साहब। मैं याद दिलाता हूँ, उस दिन मैं गैराज में आया था, तू ही था ना वहाँ? जोर जोर से चिल्ला रहा था। मार डालना उसे। हाँ साहब, वो अपने सेठ का कुछ लफड़ा हुआ था साहब, उसी गहमा गहमी में कुछ बोल गया था साहब। हाँ, तूने तो ये कहा कि तू अमर को मार डालने वाला है। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था साहब। विक्रम, टेप चलाओ। टेप साहब? कैसा टेप साहब? क्या कहा तूने? पीला बंगला? हाँ, लोहे का गेट है उसका, ग्रिल वाला। तू कितने बजे आएगा वहाँ पर? 8 बजे। क्यों? चौकीदार 7:30। पहचानते हो अपनी आवाज को?
या वो भी याद नहीं? साहब, मैं आपको बोला ना कि अपन का चोरी का प्लान था साहब। कहाँ बैठे थे तुम? सांता क्रूज के उधर किसी बार में बैठा था साहब। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? छोटू, सूर्या और बबन थे। बबन ने अपना चोरी का प्लान बताया। हम लोग बहुत पी चुके थे साहब, बहुत पी ली थी। अचानक हम लोगों ने देखा कि बाजू वाली टेबल पर एक लड़का बैठा है। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। उसने कान पे भी कुछ लगा रखा था साहब। हम लोगों को लगा कि वो गाने सुन रहा होगा। बाद में हम समझे कि वो हम लोगों की आवाजें रिकॉर्ड कर रहा था साहब। ये सब देखकर बबन का दिमाग घूम गया साहब। उस लड़के का नाम अमर था और उसका खून हो चुका है, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था साहब। थोड़ी देर बाद वो लड़का उठकर चला गया और बबन भी उसके पीछे पीछे चला गया साहब। उसके चेहरे पर एक दाग है? हाँ साहब, है। कहाँ रहता है वो? साहब, वो अपन को नहीं मालूम साहब। तो फिर किसे पता है? साहब, वो सूर्या और छोटू को मालूम है साहब, अपन को नहीं मालूम साहब। वो पीला बंगला कहाँ है? साहब, वो मैं आपको बता सकता हूँ साहब। मैं आपको वहां ले चलूंगा साहब। ये वो पीला बंगला? हाँ सर, यही है। किसी कोठारी का बंगला है, खाली रहता है साहब। तो अब तक वो आए क्यों नहीं? साहब, किसी भी वक्त आ सकते हैं वो लोग। साहब, ये सूर्य है साहब। साहब, यही है सूर्य और छोटू। बबन कहाँ है? कहाँ है बबन? सुधारी साहब ने क्या पूछा? बोल। बबन कहाँ है मालूम नहीं साहब, और बाद में आने वाला था। घर के हमारी कोठरी को टेलीफोन करो। इंस्पेक्टर, पुलिस का यहाँ फोन? कहिए कहिए। कोठारी साहब, आपके मड वाले बंगले के बाहर कुछ लोगों को पकड़ा है। वो शायद चोरी करने वाले थे। बेहतर होगा आप पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवा दें। चोरी करने वाले थे की तो नहीं ना? नहीं सर, हमने उन्हें बंगले के बाहर ही पकड़ लिया। वैसे घर के अंदर घुस भी जाते तो भी कुछ मिलता नहीं उनको। लेकिन आप लोग जिस तरह से अलर्ट रहे ना, सचमुच काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। वेल डन, वेल डन। सर, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। नहीं, देखिए, पुलिस स्टेशन आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यू एंड द मैटर, खत्म करो। बबन कहाँ रहता है? मुझे मालूम नहीं साहब। कभी उसने बताया नहीं हमको। डेंजर आदमी है साहब, एक बार पूछा उसको। इतना बड़ा चाकू दिखाया साहब मेरे को। एक साथ दारू पीते हो, चोरी करते हो। बबन कहाँ रहता है तुझे मालूम नहीं? माँ कसम नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं साहब। नहीं साहब, नहीं। ये चोरी का प्लान उसने बनाया साहब। उसने ही हमको इधर पीला बंगले पे आने को कहा साहब। और वो खुद गायब हो गया किधर। अच्छा साहब, मुझे कसम से कुछ मालूम नहीं। झूठ बोलता है साहब, इसको मालूम है साहब। मेरे को कुछ पता नहीं साहब, मेरे को कुछ पता नहीं साहब। जल्दी चल, जल्दी चल, अब हवा निकलेगी तेरी। क्या हुआ? अग्रवाल के केस में फिर से पकड़ा गया, लेकिन कुछ बोलता नहीं। इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए तुम? अरेस्ट क्यों किया इसको? इसको तो वहीं खत्म कर देना चाहिए था। I'll shoot you. मारो सर, मारो मुझे, जनाब। I'll shoot you. तेरे जैसा आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मारो। I'll shoot you. मारो मुझे। I'll shoot you. मारो। I'll shoot you. खड़े मुंह क्या देख रहे हो? Get lost. Out. ले जाओ इसे। केस दबा दो इसका। Out. बबन कहाँ रहता है? साहब, मुझे सब कुछ मालूम है साहब। मैं आपको सब कुछ पता। नहीं है, क्या बात है? कहाँ गया बबन? बाहर गया। कब से? कल शाम से। कल शाम से। नहीं है। सुबह से सर में बहुत दर्द है। सुबह से चाय पीने का टाइम ही नहीं मिला यार। ये सुन, बब्बन को जानता है? बब्बन? बब्बन सेठ बोलो साहब। क्यों? आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है वो। अच्छा,
अभी किधर मिलेगा? मालूम नहीं, लेकिन कल शाम मैंने उसे नीली गाड़ी में जाते देखा। सर यही वो नीली गाड़ी जिसमें बबन भाग गया था। क्या बबन किसी के डर से भाग गया सर? खूनी को किसका डर? किसी दूसरी गाड़ी के टायर के निशान है। किसी ने इसका रास्ता रोका है। कौन हो सकता है बबन का दुश्मन? जो भी हो, शायद उससे पता चल गया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। लेकिन सर बबन घर से निकलकर यहाँ आया क्यों होगा? और किससे मिला होगा? कुछ पता नहीं चल रहा सर। सारी गाड़ी की तलाशी ली गई है। तलाशी? लगता है झगड़ा हुआ होगा। पेंटिंग? चिटनिस? ये तो मशहूर पेंटर चिटनिस की पेंटिंग। ये तस्वीर तो मेरी है, लेकिन उस खूनी से मेरा... यही तो हम सोच रहे चिटनिस साहब कि उस खूनी से आपका क्या वास्ता है। देखिए, मैंने इस पेंटिंग को कुछ 4 साल पहले बेची थी। किसे? शायद कोई आर्ट कलेक्टर था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ठीक से याद नहीं तो याद करने की कोशिश कीजिए चिटनिस साहब। देखिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तरीका है जिससे ये पता चल सकता है कि मैंने ये तस्वीर किसको दी। क्या? आज शाम हर साल की तरह पेंटिंग्स की नीलामी होने वाली है। मेरे ख्याल से हर पेंटिंग्स के शौकीन और आर्ट कलेक्टर्स वहां मौजूद होंगे। मुमकिन है हमारे वहां जाने से ये पता चल जाए कि ये पेंटिंग किसके पास थी। देखो, नीलामी जारी रखो। ये सीआईडी इंस्पेक्टर है, किसी खूनी की तलाश में यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेट मी शेयर दिस गुड न्यूज। मेरे करीब खड़े इस बेहतरीन चित्रकार से तो आप परिचित होंगे। ये है चिटनिस साहब, और चिटनिस साहब आज हमारे लिए अपनी मनपसंद तस्वीर लेकर हाजिर हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस तस्वीर से पर्दा हटें, मैं इस तस्वीर की तारीफ में 2 शब्द कहना चाहूंगा। आप सोचते होंगे कि मैं कौन? मैं आप जैसा कलाकार या कोई आर्ट कलेक्टर नहीं। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। एक खून के केस के सिलसिले में मेरी और चिटनिस साहब की मुलाकात हुई, और जब मैंने ये किस्सा चिटनिस साहब को सुनाया, तब चिटनिस साहब ने घर से लेकर यहां तक के सफर में गाड़ी में बैठकर उस खूनी की तस्वीर बनाई। आपकी तरह मैंने भी इस तस्वीर को नहीं देखा मैंने इस तस्वीर को, लेकिन इस तस्वीर का हुलिया शायद यहां मौजूद किसी एक शख्स से मिलता है।
यस जल्दी ये देखिए। कैसी चोरी? जो भी हाथ लग जाए वही। तुम्हारी और बबन की दुश्मनी कैसे हुई? कैसे हुई दुश्मनी? टुकड़ों पर पलने वाला मेरे ही घर के दरवाजे तक पहुंच गया हैं? कोठारी का ही घर पहुंच गया चोरी करने। किसने कहा तुमसे? और कौन जानता था मेरे मर के बंगले के बारे में? और जब मुझे पता चला मेरे बंगले के बाहर कुछ लोग पकड़े गए हैं, तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं समझ गया एक घटिया चोर अपनी औकात भूल गया है। पीछे लग गया, मैं उसके पीछे लग गया। भाग रहा था माल लेकर भाग रहा था तू? नहीं क्या साले हैं? तुझे क्या लगता है इतना आसान है माल लेकर भाग जाना? चोरी कर माल मेरा खाएगा तू? अच्छा चल से मैं घर ले आया। घर पर आकर बब्बन ने मुझे बताया कि वो एक खून करके भाग रहा था। तब मुझे एहसास हुआ मैं खूनी को घर ले आया। खूनी को घर लाकर मैंने उसे मार डाला, जान से मार डाला। मैं बब्बन को छोड़ देता तो वो पकड़ा जाता और वो एक ही आदमी का नाम लेता, मेरा, और मैं फंस जाता ना। और तुम्हारी झूठी इज्जत का ये नकाब उतर आता। लोग जान जाते कि इज्जतदार कोठारी एक घटिया और मामूली चोर है। और क्या चाह रहा था मेरे पास? इससे पहले कि मैं बबन की लाश को ठिकाने लगा देता, सीआईडी ने तुम्हें ठिकाने लगा दिया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।